हैं मनी मंत्रा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज हम बात करने वाले हैं वरिष्ठ नागरिकों की। जी हां, सीनियर सिटीजन्स किस तरह से अपने लिए निवेश रणनीति सुनिश्चित कर सकते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें मिलती रहे लगातार पेंशन। आज इसकी प्लानिंग होगी मनी मंत्रा में। लेकिन चलिए शो में क्या है आज खास, देखते हैं ऑन द शो में। सीनियर सिटीजन को कहां से मिलेगी तय राशि, कैसे चुने सही निवेश और पेंशन के विकल्प, मनी मंत्रा से जानिए आज। म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान में निवेश करें। 20 साल की अवधि के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना क्या है सही? आज निवेश से जुड़ी हर बारीकी पर नजर मनी मंत्रा में। और आप अपने सवाल मनी मंत्रा पर पूछ सकते हैं। आपको हमें व्हाट्सएप करना होगा 9619873567 पर। चलिए तो आज की शो की शुरुआत करेंगे हमारे आज के मेहमानों के साथ। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनी एग्री स्कूल के फाउंडर अर्नव पंड्या और साथ ही रुंगटा सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा। आप दोनों का हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं वरिष्ठ नागरिकों की, जहां पर हम उन्हें बताएंगे कि कैसे रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे कई सारे निवेश के विकल्प है जहां पर आपको एक तय राशि मिल सकती है या आपकी जमा पूंजी को आप निवेश करके उससे कमाई कर सकते हैं। सबसे पहले इस कड़ी में बात होने वाली है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की। तो अर्नव जी, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की जब शुरुआत हुई थी तो इसको खासतौर से सीनियर सिटीजन्स के लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पर रिटायरमेंट के साथ साथ आपकी पेंशन की भी प्लानिंग हो सकती है। मुझे ये बताएं कि एलआईसी द्वारा चलाई जा रही और मैनेज की जा रही इस स्कीम के तहत आपको कितना ब्याज मिलता है? देखिए, जो एलआईसी की जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है उसमें आपको एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पे आउट मिलेगा और वो भी 10 साल के लिए मिलेगा। अब इसका जो रेट फिक्स किया जाता है वो हर साल फिक्स किया जाता है और हाल का जो समय है उसमें आपको 7.4% का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि आप जो राशि रखेंगे उसमें आपको 7.4% का अर्निंग होगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि आपका जो एक्चुअल अर्निंग है वो इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये ऐसी स्कीम है जहां पर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपको मंथली पे आउट चाहिए, आपको क्वार्टरली पे आउट चाहिए, आपको हाफ ईयरली पे आउट चाहिए या एनुअल पे आउट चाहिए। जितना लंबा समय का आप पे आउट लेंगे उससे आपका रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मंथली पे आउट लेते हैं तो आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 7.4% होगा, क्योंकि उस पे आउट के लिए आपको 15 लाख मैक्सिमम निवेश करना है। मान लीजिए कि आपने 3 महीने का पे आउट लिया तो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 7.45 हो जाएगा। और उसी तरह मान लीजिए कि आपने 1 साल का पे आउट लिया, यानी कि साल में सिर्फ एक ही बार आप पे आउट लेते हैं एन्युअली, तब आपका रेट ऑफ रिटर्न 7.66 तक चला जाता है। तो ये ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न आपको 7.4 दिखेगा। लेकिन अगर आप पे आउट के में थोड़ी लंबाई रखते हैं तो आपका रेट ऑफ रिटर्न उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। अच्छा, तो मैं ये समझना चाहती हूँ, इसी बात को थोड़ा सा और बारीकी से हर्ष हम समझना चाहेंगे, क्योंकि स्कीम के तहत हर महीने, तिमाही, छमाही, सालाना आपको पेंशन मिलेगी। तो अगर हर्ष मैं इसी को ब्रेक करना चाहूँ, जो अर्नव जी ने ही कहा कि आपको 7.4% से ज्यादा ब्याज मिल सकता है, तो अगर मैं ऐसा मान लूँ कि मुझे अगर 10,000 रुपए हर महीना चाहिए स्कीम के तहत मेरी पेंशन के तौर पर, तो मुझे लगभग कितना निवेश करना होगा? अधिकतम आप इसमें 15 लाख तक ही निवेश कर सकते हैं। तो क्या पूरे 15 लाख निवेश करने पर ही मुझे 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी हर महीना? हर्ष, आप म्यूट पे हैं शायद। नहीं जी, आ रही आवाज, आ रही, बोलिए। सो इनफैक्ट अगर आप देखें तो स्कीम के तहत में 15 लाख एक मैक्सिमम अमाउंट है जो एक इन्वेस्टर डाल सकता है। और उसका जो कैलकुलेशन है, जैसे अर्नव ने बताया अभी, कि अगर आप ब्याज की दरें देखें 7.4% के हिसाब से है, तो 15 लाख एक मैक्सिमम अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट करते हैं, उससे ज्यादा आप कर नहीं सकते।
तो अगर आप ये देखते हैं कि मंथली आपको अगर पेंशन चाहिए तो वो 7.4% के हिसाब से कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 12 होता है, वो आपको मिल जाता है। अगर आप इसे सालाना लेते हैं तो आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो आप इसको पेंशन कितनी चाहिए, मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे 10,000 रुपए पेंशन चाहिए, तो आप उसके हिसाब से अपना अमाउंट बढ़ा नहीं सकते। मैक्सिमम लिमिट 15 लाख ही रहेगी, और उसके ऊपर रिवर्स कैलकुलेशन करके आपको मंथली पेंशन, क्वार्टरली या एनुअली पेंशन का ऑप्शन आपको चूज करना है। ऑलराइट, इसमें क्या हमें एकमुश्त निवेश करना होगा अर्नब जी? जी, इसमें आप एकमुश्त निवेश कर सकते हैं और इसमें आप ये पूरी रकम डाल सकते हैं, लेकिन इसमें जैसे आप रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें एक आपका सीलिंग आ जाता है। यानी कि पेंशन फिक्स है कि मान लीजिए कि आपने मंथली पेंशन चूज किया तो 9250 पर मंथ से आपका पेंशन बढ़ नहीं सकता। मान लीजिए कि आपने एनुअल चूज किया तो 1,11,000 पर आपका सीलिंग हिट हो जाएगा, और वैसे ही हाफ ईयरली के लिए 55,500। तो आप इसमें एकमुश्त निवेश कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतना आप निवेश कीजिए, उसी तौर पे आपको पेंशन मिलेगा। लेकिन एक ऊपरी सीलिंग है, और वो ऊपरी सीलिंग इसलिए आती है क्योंकि यहां पर एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट तय किया गया है। तो ये बात ध्यान में रख के आप अपना पेंशन अमाउंट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपको मैक्सिमम अमाउंट चाहिए, तो और मैक्सिमम अमाउंट में आपको सिर्फ हाफ ईयरली चाहिए, तो आप 55,500 पे जितना आपको निवेश करना है उतना कर सकते हैं। और वो अमाउंट क्योंकि आप हाफ ईयरली लेते हैं तो वो 15 लाख से थोड़ा कम होगा, 20-25 हजार कम होगा। तो वो एग्जैक्ट टेबल देख के आप निवेश कर सकते हैं और वन शॉट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं हर्ष कि इसमें किस उम्र के शख्स जो हैं वो पैसे डाल सकते हैं? वैसे तो ये रिटायरमेंट स्कीम है और पेंशन योजना के तहत निवेश विकल्प है ये, लेकिन मुझे बताएं कि 60 या उससे कम की उम्र के लोग भी क्या इसमें पैसे लगा सकते हैं? जी नहीं, ये इनफैक्ट एक इमीडिएट एन्युटी पॉलिसी है, तो इसमें अच्छा। आपको लमसम ही पैसे लगाने होंगे। ओके। तो ये डिक्लेयर्ड एन्युटी नहीं है कि आप अगर 40 साल के हैं, 35 साल के हैं तो आप इसमें पेंशन इकट्ठा कर रहे हैं। जी नहीं, आप जब 60 ईयर्स के रिटायर हो जाते हैं तो वो एक मुश्त ही पैसा लगा सकते हैं, और वो सिर्फ रिटायरीज के लिए है। तो 60 ईयर्स एंड अबव एक लमसम इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हैं इसमें। अर्नब जी, टैक्स इम्प्लीकेशंस इस स्कीम को लेके क्या होंगे? अगर आपको टैक्स इम्प्लीकेशंस देखने हैं तो आपको दो तरह से देखने होंगे, इन द सेंस कि जो इनकम आती है, जिसे यहां पर आपका रिसीट होता है एट द रेट ऑफ रिटर्न, वो टैक्सेबल होता है। तो उस हिसाब से आपको उस पे टैक्स भरना पड़ेगा, आपको इनकम में दिखा के। तो ये एक सिंपल चीज है कि आपको जो अमाउंट आता है हर साल, उसे आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा के उस पे टैक्स भरना होगा, और उसमें कोई प्रकार का डिडक्शन नहीं है, तो फुल अमाउंट विल बी टैक्सेबल। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली हमारी जो स्कीम है वो है नेशनल सेविंग मंथली इनकम योजना है ये, जिसके तहत आपको हर महीना पेंशन के रूप पर कुछ पैसे मिलते हैं। मुझे बताएं इसमें हम खाता कहां पर जाके खोल सकते हैं हर्ष? ये पोस्ट ऑफिस की जो आप मंथली इनकम स्कीम बोल रहे हैं, ये आप पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। आपके जो लोकल एरिया के पोस्ट ऑफिस हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसमें जॉइंट लिमिट है। अगर इंडिविजुअल लिमिट आप देखें तो 4.5 लाख है, और जॉइंट नाम पे आप 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसको इस खाते को खोलने की प्रक्रिया क्या होगी अर्नब जी? और मुझे ये बताएं कि इसमें ब्याज के तौर पर कितनी कमाई होगी किसी की? तो अगर आपको ये खाता खोलना है तो उसमें आपको इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, तो वो फॉर्म भर के पोस्ट ऑफिस में जाके आपको देना है। वहां पर इसके साथ आपका पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ के भी डिटेल्स आपको देने होते हैं, और ये करने के बाद आपका खाता खुल जाएगा। अब आप इसमें जो ओवरऑल लिमिट है उस लिमिट तक निवेश कर सकते हैं। यानी कि आपको ये समझना होगा कि इंडिविजुअली आपकी जो लिमिट है वो 4.5 लाख है। अगर आपके पास कोई ज्वाइंट खाता है तो उसमें आप एक दूसरा ज्वाइंट खाता भी खुलवा सकते हैं और दूसरे 4.5 लाख डाल सकते हैं, क्योंकि जब ज्वाइंट खाता होता है, मान लीजिए दो
लोगों ने खाता खुलवाया है तो उसमें आपकी लिमिट आधी ही गिनी जाती है, आधी दूसरे होल्डर की गिनी जाती है। तो इस प्रकार से आप निवेश कर सकते हैं। आज की तारीख में इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.6% है। तो ये 6.6% के हिसाब से आपको मंथली जो है वो पे आउट मिलेगा, और वो पे आउट आप अब सुविधा है आपके पास कि वो पे आउट आप सीधा अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल सकते हैं। अगर एक छोटी पोस्ट ऑफिस है जहां पर इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं है तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाएगा, लेकिन अगर बड़ी पोस्ट ऑफिस है तो वहां पर आप ईसीएस की फैसिलिटी भी ले सकते हैं और अमाउंट सीधा सेविंग्स बैंक अकाउंट में जा सकता है। इसकी टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगी हर्ष? वेल, टैक्स यही है कि जो भी इंटरेस्ट आप कमाते हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोल के आपकी इनकम में जुड़ता है, और जो आपका टैक्स स्लैब है उसी पे आपको टैक्स भरना होगा। अर्नव जी, अगर ये खाता हमें बीच में ही बंद कराना हो तो वो कैसे किया जा सकता है? साथ ही क्या प्रीमेच्योर विड्रॉल भी इसमें मुमकिन है? क्या इसमें किसी मैच्योरिटी की अवधि निर्धारित है? तो ये जो खाता है वो एक्चुअली 5 साल का लिए है, तो 5 साल के लिए आपको ये कंटिन्यू करना पड़ता है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। अब मान लीजिए कि आपने थोड़ा जल्दी इसे बंद करने की डिसीजन ले लिया है, तो पहले साल तक तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मान लीजिए कि आपने बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 3 इसको बंद करवाने की कोशिश की है, तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी इस प्रकार से लगेगी कि पेनल्टी में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि आपने जो निवेश किया हुआ अमाउंट है उसका 2% कट जाएगा। और अगर आपने ईयर 3 और ईयर 5 के बीच में ये खाता बंद करने की पूरी प्रक्रिया की है तो ये पेनल्टी अमाउंट जारी रहेगा, लेकिन पेनल्टी की जो परसेंटेज है एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल वो 1% हो जाएगा। तो आप ये खाता जल्दी बंद करवा सकते हैं, लेकिन आपको यही ध्यान में रखना होगा कि एक पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और ये पेनल्टी के रेट 2% और 1% है डिपेंडिंग ऑन दी टाइम की जब आप ये बंद करवाते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला निवेश का विकल्प जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसके बारे में तो अक्सर ये काफी लोकप्रिय स्कीम भी है जहां तक वरिष्ठ नागरिकों की बात है, लेकिन इसमें निवेश करने के लिए भी आपके पास एक रणनीति होना बहुत जरूरी है। हर्ष, मुझे ये बताएं कि इसमें भी आपकी जो अधिकतम सीमा है वो लगभग 15 लाख रुपए की ही है। अक्सर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल प्लानर्स सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और साथ ही प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को क्लब करके रिटायरमेंट जो रिटायरीज होते हैं उनको ये ऑप्शन देते हैं, लेकिन केवल अगर मैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को ही एक विकल्प के तौर पर लेके चलूं तो यहाँ पर भी मिनिमम आप 1000 रुपए डाल सकते हैं और मैक्सिमम 15,000 आप डाल सकते हैं। टैक्स बेनिफिट आपको यहाँ पर भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको पेंशन मिलती है वो किस आधार पर मिलती है? क्या हर महीना, छमाही, तिमाही या सालाना मिलती है, या इसमें कुछ ब्रेकअप है? नहीं, तो कविता आपने सही कहा कि जो आउटर लिमिट है इसकी वो भी 15 लाख रुपए की है। इसका जो टेन्योर है वो है 5 साल का, जिसे आप बाद में 3 साल के लिए रिन्यू भी कर सकते हैं। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वया वंदना योजना की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.44%, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ भी मिलता है। तो इसी के लिए इसे क्लब करके मान लीजिए 30 लाख तक एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट कॉर्पस पे, और उन्हें उसमें 7.4% का एक अश्योर्ड रिटर्न मिलता है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 10 साल की स्कीम है, तो उसमें आपको 10 साल तक आपको 7.4% अश्योर्ड रिटर्न है, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो उस पर आपको 5 साल के लिए अश्योर्ड होता है। 3 साल बाद जब आप उसे 5 साल बाद जब आप उसे 3 साल के लिए रिन्यू करते हैं तो जो ब्याज दर उस समय होगा 5 साल बाद वही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज शुरू किया, आज 7.4% है तो वही 7.4% आपको 5 साल बाद भी मिलेगा। तो ये सिर्फ ध्यान में रखना होगा, और टोटल कॉर्पस पे आपको 7.4% अश्योर्ड रिटर्न मिलता है। सो यही कारण है जो आप कह रहे हैं कि रिटायरीज को जब बताया जाता है कि आप इन दोनों स्कीम से क्लब करके पैसे लगाते हैं तो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लंबी अवधि के लिए, दूसरा पॉइंट है रेगुलर कैश फ्लो के रूप में आपको एक कंटिन्यूस जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे आउट के रूप में, पेंशन के रूप में या इंटरेस्ट के रूप में आपको पैसे मिल जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपकी जो पूरी ब्याज की कमाई है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है तब आपको उस कमाई पर टैक्स लग सकता है। लेकिन 50,000 रुपए आपकी कमाई हो ब्याज से, उसके लिए मुझे कितना निवेश करना होगा अर्नव जी? इसमें जो है आप रिवर्स कैलकुलेशन को करना होगा कि आप 7.4% के हिसाब से आपको कितना निवेश करना है। तो देखिए, जो फुल 15 लाख निवेश करते हैं उनके लिए तो ये लिमिट एक्सीड हो ही जाएगी। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप टैक्स बचाने के लिए या टैक्स न भरने के लिए आप कम रकम निवेश करें, क्योंकि जब आप रिटायरमेंट में होते हो तो आपको पहली चीज ये देखनी होती है कि जो कैश फ्लो आ रहा है वो क्या आपसे मैच होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जो व्यय वंदना योजना है उसमें आपको चॉइस होता है कि किस प्रकार का पे आउट आप ले सकते हैं, जबकि यहां पर जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें आपको चॉइस नहीं है, यानी कि आपको हर 3 महीने ब्याज दर का पे आउट होगा और हर 3 महीने आपको लेना होगा। तो इसमें आपको ये नहीं चूज करना है कि मंथली चाहिए या एनुअल चाहिए, आपको 3 महीने पर ही लेना होगा। तो इसमें चांसेस ये है कि आप अगर फुल अमाउंट निवेश करते हैं तो आप डेफिनेटली आपका अमाउंट 50,000 से तो ज्यादा ही हो जाएगा। लेकिन आपको ये देखना है कि जितनी रकम एज अ रिटायर्ड पर्सन आपके पास है तो उसका आप विभाजन किस तरीके से कर सकते हैं ताकि आपको हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न मिले। और आप देखेंगे कि जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है और वो व्यय वंदना योजना है उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न आज की तारीख में मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ 7.4%। और इसीलिए जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनका ये पहला चॉइस रहता है कि वो यहाँ की 15 लाख और वो पेंशन प्लान की 15 लाख उस लिमिट को पहले पूरी कर दे, ताकि बाकी की जो एडिशनल सम उनके पास या कॉर्पस उनके पास जो बचता है वो दूसरे एरियाज में वो निवेश कर सकते हैं। अच्छा हर्ष, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें या प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की बात करें, इन दोनों स्कीम्स में आप एकमुश्त निवेश कर सकते हैं। क्या एकमुश्त मैं चरणों में निवेश कर सकती हूँ या मुझे ये वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है इन दोनों स्कीम्स में? सुमन, कविता, आप अगर पूरा 15 लाख एक साथ डालना चाहते हैं तो वो आप एक साथ डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए 5 लाख आज की तारीख में है तो आप 5 लाख लमसम आज करते हैं और आपकी लिमिट जो है पर इंडिविजुअल वो 15 लाख की होती है। सो मान लीजिए 3 महीने बाद आपको दूसरे 5 लाख रुपए आए तो आप फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रीवियस डिपॉजिट में नहीं माना जाएगा, उसकी एक नई डिपॉजिट गिनी जाएगी। तो 5 लाख की आपकी एक डिपॉजिट पहले बनाई गई है, 5 लाख की दूसरी होगी। अब तीसरी डिपॉजिट अगर आप 10 लाख की करने जाएंगे तो माना नहीं जाएगा, क्योंकि ओवरऑल लिमिट 15 लाख की है। तो आप ब्रेकअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग डिपॉजिट मानी जाएगी, वो एक ही डिपॉजिट में क्लब नहीं किया जाता विद एन ओवरऑल लिमिट ऑफ 15 लाख। अर्नव जी, अगर हम SC/SS की बात करें तो यहाँ पर स्कीम की मैच्योरिटी अवधि कितनी होगी, और अगर मुझे मैच्योरिटी अवधि के बाद भी अगर अपना निवेश जारी रखना हो तो क्या ये मुमकिन है? जी, अगर आप देखें तो ये ओरिजिनल जो पीरियड है पूरे स्कीम का, जहां पर जिसके बाद आपको आपका जो कैपिटल है वो वापस मिलता है, वो है 5 इयर्स। तो ये 5 इयर्स एक इनिशियल पीरियड है, लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि कोई सीनियर सिटीजन अगर ये स्कीम में कंटिन्यू करना चाहे तो 5 साल के बाद ऐसा नहीं है कि उनको वापस आके पूरा रकम डालना पड़ेगा, वो एक एक्सटेंशन मांग सकते हैं 3 साल के लिए। तो इन इफेक्ट जिनको ये स्कीम कंटिन्यू करना है उनके लिए 5+3 यानी कि टेक्निकली ये स्कीम की अवधि 8 साल की हो सकती है। तो आपको ये मान के चलना है कि 5 इयर्स का एक इनिशियल पीरियड है विथ अ 3 ईयर एक्सटेंशन। जैसे पीपीएफ में इनिशियल पीरियड 15 इयर्स होता है और फिर आप 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, उसी तरह यहाँ 5 इनिशियल पीरियड +3 एक्सटेंशन। लेकिन फर्क इतना ही है कि आप एक्सटेंशन एक ही बार कर सकते हैं, तो 8 साल पूरे हो जाने के बाद आपको ये पूरा रिडीम करना होगा और फिर उस समय जो स्थिति है उस प्रकार से आपको शायद रीइन्वेस्ट करना होगा। ऑलराइट, चलिए इसके बाद आखिरी निवेश विकल्प जो हम आज लेकर आए हैं मनी मंत्रा में वो है 7.15% फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। हर्ष, इन बॉन्ड्स में आप 7 साल की अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं और हर छमाही आपको ब्याज मिलेगा। निवेश का अमाउंट कितना होना चाहिए और कितने चरणों में आप इसमें निवेश कर सकते हैं, ये बॉन्ड्स कहाँ खरीदे जा सकते हैं, ये तमाम जानकारियां दें।
वेल इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, सिर्फ है कि जिसका जो ब्याज दर है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स है, जैसे आपने बताया, इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर 6 महीने पे रिवाइज की जाती है डिपेंडिंग ऑन अंडरलाइन। तो अंडरलाइन आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया और उस पे आपका 0.35% जो इंटरेस्ट रेट है वो प्लस करके आपको मिलता है। तो एज सिंपल एज दैट कि आप अभी जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो आपको मेच्योरिटी तक आप रख सकते हैं और इस पे हर जो 6 मंथ में इंटरेस्ट रेट रिवाइज होता है वो ब्याज दर के हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ऑब्वियसली आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो एक आउटलुक नहीं मिलता कि आप कितने साल तक आपको कितना ब्याज मिलने वाला। अगर ब्याज दरें घटती जाएगी तो आपको रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आपके रिटर्न के रूप में मिलेगा। एक इसमें एक इशू है जो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें आप प्री मैच्योर विड्रॉल या कोई लोन अगेंस्ट दीज बॉन्ड्स, आप कोई भी आपको लिक्विडिटी नहीं है। तो जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं आपको पूरा टेन्योर ऑफ द बॉन्ड तक आपको बने रहना होगा। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर भी अगर आपको कैश में निवेश करना है तो अधिकतम राशि उसकी 20,000 रुपए ही होगी, लेकिन इन बॉन्ड्स पर जो आपको ब्याज मिलने वाला है वो बिल्कुल भी उस पर टैक्स छूट अवेलेबल नहीं है। तो अर्नव जी, किस तरह से टैक्स लगेगा इन बॉन्ड की कमाई पर? जो जिस प्रकार आपको अलग अलग प्रकार के इंटरेस्ट पे जो टैक्स होता है उसी प्रकार यहाँ का जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्सेबल होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो हेड है उसके तहत आपको ये दिखाना होगा और फिर उस पे आपके इनकम के स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स भरना होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि क्योंकि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं है तो इसमें आप पूरी तरह से अपने सिचुएशन के आधार पर प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि आप जो तीन अलग इंस्ट्रूमेंट हमने बात की थी वो तीनों इंस्ट्रूमेंट में एक लिमिट थी 15 लाख और 4.5 और 9 लाख करके, लेकिन यहां पर नहीं है। तो ये जो बॉन्ड है उसमें आपके पास अगर ज्यादा रकम है और आपको ज्यादा अमाउंट इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में डालना है तो आप डाल सकते हैं। लेकिन अब जो अनसर्टेनिटी यहां पर आई है क्योंकि बिकॉज ऑफ द फ्लोटिंग रेट, तो उस हिसाब से आप अपना टैक्स लायबिलिटी भी पहले से जांच नहीं सकते। क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न वाला इंस्ट्रूमेंट हो तो उसमें आप प्लानिंग कर सकते हैं कि मुझे यहां से इतना ब्याज आने वाला है तो मेरे ओवरऑल टैक्स पे ये इंपैक्ट होगा। लेकिन क्योंकि यहां पर एक फ्लोटिंग रेट है तो ये फ्लोटिंग रेट भी अगर बदलता है तो आपका जो इनकम है वो भी एब्सोल्यूट टर्म्स में बदलेगा और उसका भी इंपैक्ट आपके ओवरऑल टैक्स वर्किंग पे होगा। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात रहेगी कोई भी निवेशक के लिए कि इसको भी आपको देख के अपनी थोड़ी प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप इस स्कीम में पैसे भी लगाते हैं तभी भी आपको प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि हर्ष यहाँ पर लिक्विडिटी का इशू है। मेरे ख्याल से आप बीच में पैसे नहीं निकाल सकते या किसी तरह का प्री मैच्योर विड्रॉल का विकल्प है। जी नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बॉन्ड में कोई भी लिक्विडिटी नहीं है। आप ना ही इसे प्री मैच्योरली विड्रॉ कर सकते हैं, ना ही इसके बॉन्ड के सामने आप कोई लोन भी ले सकते हैं। ये तो कई बार ऐसी कोई डिपॉजिट होती है जिसके सामने आप बैंक में प्लेज करके उसके सामने लोन ले सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर डिपॉजिट में कोई भी तरह की लिक्विडिटी नहीं है। पूरे 7 साल आपको बने रहना होगा और जो भी ब्याज दर है, जैसे मैंने कहा कि वो फ्लोटिंग रेट है, वो चेंज होते रहेगा। तो अगर मान लीजिए 5 साल बाद ब्याज दरें बहुत ज्यादा घट जाती है तो आपको वही घटा हुआ ब्याज रेट आपको मिलने वाला है। तो लिक्विडिटी यस, जैसे मैंने कहा कि कोई भी लिक्विडिटी नहीं है। बहुत ध्यान से इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, ये जानते हुए कि आपको निकलने नहीं मिलेगा। तो अगर जो क्लैरिटी वाली अमाउंट है, जैसे हमने बात की थी पोस्ट ऑफिस की जो MIS है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है, इनमें आपके पास प्री मैच्योर एग्जिट का एक ऑप्शन होता है। हालांकि एक पेनल्टी लगती है लेकिन आप निकाल सकते हैं। इसमें ऐसा कोई विकल्प नहीं है, तो कोई पेनल्टी दे के आप पैसे बीच में चाहिए तो मिल जाएंगे, ऐसा नहीं ऑप्शन है। तो थोड़ा ध्यान से और वही रकम इसमें डालें जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए पता है कि लिक्विडिटी ना भी मिले तो ठीक होगा। ऑलराइट, तो चलिए 4 निवेश विकल्प जो हमने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आज चर्चा में लिए हैं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, मंथली इनकम स्कीम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और साथ ही फ्लोटिंग रेट। अब इसमें से अर्नव जी सवाल ये उठता है कि किस तरह के निवेशक को किस तरह की स्कीम में पैसे लगाने चाहिए। रिटायरमेंट के बाद हर कोई एक तय या निर्धारित रकम हर महीना चाहता है। अगर आपने अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरीके से कर रखी है तो मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी का भी मामला सेट है। लेकिन अगर नहीं है तो इन स्कीम्स को कब और कैसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जाए? मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को पहले यह देखना चाहिए कि उनके पास कॉर्पस कितना है,
उस कॉर्पस के हिसाब से उनको ये भी तय करना होगा कि मुझे एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम की कितनी जरूरत है। क्योंकि क्या होता है, कई लोगों के पास एक ऑलरेडी एक पेंशन की एक इनफ्लो रहती है, तो उनको जरूरत नहीं है कि बहुत रेगुलर अमाउंट ऑफ हर महीने या हर क्वार्टरली ले। तो वो हिसाब से नक्की करके उनको एक ग्रेडेड लिस्ट होना चाहिए कि अगर मेरे पास पैसे है तो पहले मैं फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डालूंगा, फिर उसके बाद जो LIC की व्यय वंदना योजना है उसमें डालूंगा, फिर मान लीजिए कि थोड़ी एडिशनल अमाउंट है तो शायद पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम डालूंगा, फिर अगर भी है जो डेट बॉन्ड है उसमें डालूंगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हर एक का इस्तेमाल करना है। जरूरी ये भी नहीं है कि आपको फुल अमाउंट एज पर द लिमिट, क्योंकि 15 लाख ऐसी लिमिट्स है कई स्कीमों में, तो उसका भी यूज करें। आप यही देखिए कि आपकी लिक्विडिटी के हिसाब से आपको कितना रेगुलर पे आउट चाहिए, और जितना रेगुलर पे आउट चाहिए उस हिसाब से डालिए। बाकी का प्लानिंग आप अपने आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी अगर एक बड़ी इश्यू है, और वो काफी सारे लोगों के लिए मायने रखती है, क्योंकि उनको कभी भी सम अमाउंट चाहिए होती है फॉर डिफरेंट रीजंस। तो मेडिकल इमरजेंसी आए तो भी जरूरत है, या किसी और एक्सपेंस के लिए जरूरत हो, तो ये सब देखते हुए दूसरे ऑप्शंस भी है सीनियर सिटीजन्स के लिए इन टर्म्स ऑफ यूजिंग म्यूचुअल फंड्स। एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाना, किस प्रकार का उसमें डेट इक्विटी मिक्स करे, हाइब्रिड फंड्स ले, ये सब करके भी वो कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी और कैश फ्लो ये दोनों ध्यान में रखते इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट सीनियर सिटीजन कर सकते हैं। फॉर समवन हु इज नॉट अ सीनियर सिटीजन, यानी कि 60 साल से कम है, तो उनके लिए तो एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन इसमें खुले रहते हैं, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम और जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है। तो वो में से वो कोई भी यूज कर सकते हैं, खास करके वो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनके डेट पोर्टफोलियो के लिए ये एक अच्छा बूस्ट रहता है। लेकिन उनको भी ये देखना पड़ेगा कि मेरी इनकम क्या है और मेरा टैक्स स्लैब क्या है। तो ये काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कोई भी व्यक्ति को देख के अपना इस प्रकार का चॉइस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने शुरुआत से ही एक सोची समझी और सदी हुई अप्रोच अपना रखी है, तो मेरे ख्याल से इन तमाम विकल्पों के अलावा भी अपने पैसे आप कुछ इक्विटी में डाल सकते हैं। लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब आपने अपने लिए एक फाइनेंशियल प्लानर करवा रखा होगा, या आपको ये पता है कि आपके पास एक तय इनकम का बंदोबस्त है, और उसके अलावा भी अगर आपको कुछ पैसे कमाने हैं तो आप बैलेंस अप्रोच के जरिए इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों को शामिल करेंगे इस शो में और देंगे उनके सवालों के जवाब। इस बीच अगर आप अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम लाइव हैं इस वक्त, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9619873567 पर। आपके सवालों का इंतजार रहेगा। लेकिन चलिए रुकते एक ब्रेक के लिए, उसके बाद आपके तमाम सवाल इस शो में। मनी मंत्रा में अगला आधा घंटा होगा सवाल जवाब का, जहां पर आपके सवालों के जवाब हम देंगे, आपको कराएंगे आपकी सही फाइनेंशियल प्लानिंग। अर्नव पंड्या, हर्षवर्धन रुंगटा हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे शो के पहले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, धनंजय कुमार। धनंजय जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं सर? हाँ, गुड इवनिंग मैम। कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, गुड इवनिंग मैम, हम हैदराबाद से बोल रहे हैं। ओके, बताइए आपने क्या सवाल पूछना है? मैम, हमने कुछ म्यूचुअल फंड लिया है। हाँ, जो म्यूचुअल फंड है मैम, एक्सिस ब्लू चिप फंड है 5000 का। हाँ, आपकी फंड की डिटेल्स मेरे पास है। एक्सिस ब्लू चिप है, फ्लेक्सी कैप है, SBI का स्मॉल कैप है, फोकस्ड है, और रिटायरमेंट प्लान भी ले रखा है। हाँ मैम, ये लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल के लिए। हाँ, आपने ये तो दोनों एक्सिस और SBI में क्यों लिए हैं? वही के फंड्स क्यों लिए हैं? खाता है आपका इन दोनों अकाउंट में? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, बस दोनों हमको बैंक भी अच्छे लगते हैं, इसका म्यूचुअल फंड भी अच्छे लगते हैं, इसीलिए लिया हूँ। अच्छा, तो कुल मिला के कितने की SIP कर रहे हैं? कुल मिला के 18,000 का SIP है। ठीक है, तो मतलब मैं हमारा कम से कम 80 लाख का टारगेट है। 10 साल में? नहीं, 10 साल में तो नहीं हो पाएगा, जहाँ तक हमको रिटर्न है 12% के हिसाब से, वही 15 से 20 साल में।
15 से 20 साल में। तो ये फंड कैसा है और हमें इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपका टारगेट केवल 80 लाख का ही है ना? हाँ। क्या करेंगे 80 लाख का? मैम कुछ नहीं, बस ये एक तरह का फ्यूचर प्लान है। अच्छा, बाजार को पढ़ते हैं आप, समझते हैं? नहीं मैम। तो ये जो फंड आपने शामिल किए हैं किससे पूछकर किए हैं शामिल पोर्टफोलियो में? बस मैम इसका हम देखे थे कंसिस्टेंसी, जो ग्रोथ मतलब रिटर्न देखे तो वही देख के किया हूँ। 5 साल का जो कंसिस्टेंसी है इसका। चलिए ठीक है। अर्नव जी, बहुत ही अग्रेसिव पोर्टफोलियो है। अगर मैं देखूं तो इन्होंने एसबीआई स्मॉल कैप फोकस्ड इक्विटी फंड तो अच्छा शामिल किया है, लेकिन बहुत ही इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है, थोड़ा सा अग्रेसिव है, जो कि सही है इनकी टाइमलाइन को देखते हुए भी। लेकिन 80 लाख का टारगेट इस निवेश से तो पूरा नहीं होगा, इनको अपना निवेश भी बढ़ाना होगा। मैं चाहती हूँ कि आप एक्सिस ब्लू चिप और एसबीआई का जो रिटायरमेंट प्लान ले रखा है ना, इन पर पहले कमेंट करें। देखिए, हर एक पोर्टफोलियो जब कोई व्यक्ति बनाता है तो उनको ये पोर्टफोलियो अपने गोल्स के हिसाब से और क्या वो ये अपने लिए सही है उस हिसाब से भी देखना होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फंड अच्छे हैं लेकिन आपके पोर्टफोलियो का मिक्स जो है वो शायद कभी सही नहीं बैठता। तो इन टर्म्स ऑफ एन ओवरऑल पोर्टफोलियो लुक, पहली बात तो मैं सिर्फ इनको ये कहना चाहता हूं कि उनको थोड़े और फंड हाउसेस की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही फंड हाउसेस शामिल है। तो रिस्क ये रहता है। क्यों देखना चाहिए वो मेरे ख्याल से इनको समझाना और इनके जरिए बाकी तमाम दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी होगा। देखिए, क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास 1 या 2 ही फंड हाउसेस के सभी फंड्स होते हैं, तो एक फंड हाउस की एक जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है उस हिसाब से वो सभी फंड्स को चलाते हैं। तो चांसेस ये है कि मान लीजिए कि अगर वो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी चल रही है या अच्छा कर रही है तो उनके सभी फंड्स अच्छे कर रहे हैं। तो ऐसे भी समय आएगा जब कहीं उनके कॉल्स सही ना हो या उसको समय लगे वर्कआउट करने के लिए। तब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि एक ही फिलॉसफी के आधार पे 4-5 फंड चल रहे हैं या 3 फंड चल रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो सभी एक साथ सफर हो। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको ज्यादा फंड हाउसेस के अलग प्रकार के फंड रखने चाहिए। तो कोई फंड हाउसेस के 1 या 2 फंड हो सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इतना सारा कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने की कि जो लार्ज कैप की कैटेगरी है, लार्ज कैप कैटेगरी अब ऐसी हो रही है जहां पर कई सारे फंड मैनेजर्स को जो बेंचमार्क होता है निफ्टी या सेंसेक्स, उनको बीट करने में तकलीफ हो रही है। तो अगर हम देखें तो उस हिसाब से एक्सिस ब्लू चिप का जो फंड है वो पिछले 1.5-2 साल में इस प्रकार से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप की कैटेगरी में इनके पास जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है वो उसे बदल के मिराई एसेट का जो लार्ज कैप फंड है वहां जा सकते हैं, क्योंकि मिराई का जो फंड है वो कंसिस्टेंटली एक अच्छा परफॉर्मर रहा है, आउट परफॉर्मर भी रहा है, और ये उनका पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो उस हिसाब से भी मजबूत है। दूसरा जो फंड है जो उनका रिटायरमेंट सेविंग्स का जो है वो खास करके एक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, यानी कि आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। तो इस हिसाब से क्योंकि ये इस प्रकार का फंड उन्होंने ऑलरेडी शामिल कर दिया है, तो मेरे हिसाब से ये फंड उनको कंटिन्यू करना चाहिए और इसमें निवेश जारी रखना चाहिए। लेकिन जो दूसरे 2-3 फंड है उसमें भी मेरे हिसाब से थोड़ा बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो बैलेंस है वो मेंटेन करना जरूरी है। तो इनके पास एक लार्ज कैप फंड है, फिर एक सीधा स्मॉल कैप फंड है, एक फोकस फंड है, तो इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इनको फोकस्ड फंड रख के जो स्मॉल कैप फंड है उसको आज की तारीख में एक मिड कैप फंड में तब्दील कर देना चाहिए, ताकि ये जो रिस्क है वो थोड़ा ज्यादा स्क्यू ना हो जाए। और उस हिसाब से जो एसबीआई का स्मॉल कैप है वो कोटक इमर्जिंग इक्विटीज में बदल सकते हैं जो एक मिड कैप फंड है। तो इससे ओवरऑल पोर्टफोलियो में थोड़ा और बैलेंस आ जाएगा, ताकि इनका जो गोल है कि 80 लाख चाहिए उन्हें काफी समय बाद, तो मेरे हिसाब से देखिए 80 लाख अगर आपको 15 साल में एट अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 12% एक्यूमुलेट करना है तो आपको अराउंड 16-17,000 निवेश करना होगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए। लेकिन
ऐसा भी हो सकता है कि जो 80 lakhs आपने तय किया हुआ है वो इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन कम हो, तो आपको शायद एट आफ्टर 15 years अमाउंट ही ज्यादा चाहिए। इसीलिए आपको अपना जो रेगुलर इन्वेस्टिंग है, आज की तारीख में मान लीजिए वो 18,000 पर मंथ निवेश कर रहे हैं, तो उसको धीरे धीरे एन्युअली थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दैट विल टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि अगर उनको ज्यादा कॉर्पस चाहिए तो वो भी इससे पर्याप्त तरीके से मिल जाएगा। अच्छा, एक सवाल जो मुझे इनके बिहाफ पे आपसे पूछना है, तमाम स्कीम्स जो अभी इनके पोर्टफोलियो में है अर्नव जी, वो सभी डायरेक्ट प्लान है। ये इन्होंने कहा इनको बाजार की भी समझ नहीं है, तो अपने आप इन्होंने डायरेक्ट प्लान लिया है, क्या ये सही है या ये रेगुलर प्लान में तब्दील हो जाए फिर? नहीं, अभी उन्होंने डायरेक्ट प्लान ले लिया है तो उसमें उनको सेविंग्स तो हो रही है। हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से उनको, देखिए उनका नजरिया जो है काफी लंबा है, 15-20 साल उनके पास है, तो धीरे धीरे करके वो थोड़ा म्यूचुअल फंड्स और उसका अंडरस्टैंडिंग कर ले तो उससे अच्छा होगा। दूसरी बात ये है कि इनको जरूरी नहीं है कि रेगुलर प्लान में चले जाए, क्योंकि इनके पास एक और ऑप्शन सिंपली है कि वो कोई फाइनेंशियल प्लानर के पास चले जाए, तो वो फाइनेंशियल प्लानर उनको अपने पूरा पोर्टफोलियो बनाकर उसका मॉनिटरिंग वो सब कर सकता है। तो अगर वो खुद के हिसाब से ये ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस कर नहीं सकते, तो इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग टू अ रेगुलर प्लान, द बेटर ऑप्शन इज कि वो कोई फाइनेंशियल प्लानर के पास चले जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ वीर जी कॉल हैं फोन लाइन पर। नमस्कार सर, कहां से बोल रहे हैं? वीर जी? जम्मू से बोल रहा हूँ। जम्मू से बोल रहे हैं, पूछिए। हाँ जी। आप इंजीनियर हैं और आप हर महीने 20,000 रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, है ना? हाँ जी। कितने साल के लिए करेंगे? मोर देन 15 years। मोर देन 15 years। ये आपका पहला निवेश होगा? हाँ जी। आप साइड बाय साइड बाजार को कुछ ट्रैक भी करते हैं, कुछ पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत ट्रैक भी करता हूँ। एक्चुअली मेरी इन्वेस्टमेंट है कि मैं इसमें प्रोविडेंट फंड में डाल रहा हूँ हर साल 1-1 लाख रुपया। चलिए, उसमें तो आप डालते रहें, लेकिन इसके अलावा आपने जो अपने लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा है बहुत अच्छा किया, और 20,000 रुपीज से आप शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसको आगे भी बढ़ाएं। कहाँ और कैसे, किस फंड में आप निवेश करेंगे, हर्ष आपको गाइड करेंगे। हर्ष? जी हाँ, तो वीर जी, ये अच्छी बात है कि आपने बहुत क्लियरली बताया है कि आपको कितनी टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, कितनी रकम इन्वेस्ट करनी है। क्योंकि जब भी हम कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें ना इनपुट के रूप में ली जाती है। तो एक ऑफकोर्स ये है कि आपका टाइम होराइजन कितना है, आपके गोल्स क्या है, आपका एसेट एलोकेशन क्या है। तो आपने बताया कि आप ईपीएफ, प्रोविडेंट फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मकसद ये सिर्फ होता है, कारण क्यों हमें ये डिटेल्स चाहिए होती है, वो इसके लिए कि अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में इक्विटी एक एसेट क्लास है जिसमें आपको इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन मतलब क्या कि इन्फ्लेशन के रेट से कई ज्यादा हमें रिटर्न मिले, ताकि पैसे की जो खरीदने की ताकत है वो बरकरार रहे या बढ़ जाए। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ऑब्वियसली आई विल सजेस्ट कि आप एक इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाएं। डेट साइड में आपका प्रोविडेंट फंड वगैरह ऑलरेडी है। सो इक्विटी में भी 4 स्कीम्स आपको बता देता हूं जिसमें आप 5-5 हजार रुपए करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लार्ज कैप, मिड कैप, इंटरनेशनल, ये सब चीजों में आपका पैसा डिवाइड करके डालेंगे ताकि आपको इंडियन इकोनॉमी की जो एक्सपोजर है वो मिल जाएगा, एट द सेम टाइम यूएस मार्केट का भी आपको एक्सपोजर मिले। तो 4 स्कीम्स आपको इस तरह से बता दूं जिसमें आप 5-5 हजार करके चारों स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक आईसीआईसीआई प्रू की सेंसेक्स प्लान है, निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, एबीएसएल का मल्टी कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड। अगर आप गौर करेंगे, मैंने आपको 3 इंडेक्स फंड्स दिए हैं जिसमें आपको लार्ज कैप, मिड कैप, जो इंडियन लिस्टेड एंटिटीज हैं उनमें लार्ज एंड मिड कैप आपकी पूरी 250 कंपनियां जो है पूरी की पूरी आ जाएंगी, और S&P 500 जो यूएस मार्केट की 500 कंपनियां हैं वो पूरा आपको एक पोर्टफोलियो मिल जाता है। मल्टी कैप फंड मैंने एक आपके पोर्टफोलियो में इसके लिए जोड़ा है क्योंकि कई इन्वेस्टमेंट ऐसे ऑप्शंस होंगे जिसमें स्मॉल कैप भी जोड़ा जाता है जो एग्जिस्टिंग आपके पोर्टफोलियो में नहीं है। तो मल्टी कैप फंड का एक मैंडेट है जिसमें 25% मिनिमम उन्हें स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करना है। तो इस तरीके से 4 स्कीम से आपको इंडियन इकोनॉमी एंड यूएस इकोनॉमी का पूरा एक्सपोजर मिल जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास पोर्टफोलियो में अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन होगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड ज्योग्राफी। पोर्टफोलियो आपका पैसिव स्ट्रेटेजी पे पूरा दिया है मैंने।
ताकि मॉनिटरिंग जो हम लिटरली देखते हैं कि फंड मैनेजर कौन सा अच्छा कर रहा है, कब मैं एक्टिव कोई स्कीम से निकलूं दूसरी स्कीम में डालूं, ये सब आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। ऑलराइट, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप हमसे? लेकिन मैं 1 मिनट में ये आप लिख सकता हूँ किसी पेज पे कौन कौन सा फंड? आप हमारे शो को YouTube पर देख सकते हैं, वहां पर आपको फंड के नाम लिखने का मौका मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप मनी मंत्रा को ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा शो। आगे बढ़ते हैं, क्या हमारे साथ और एक क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे डिमैट अकाउंट खोलने की जरूरत है कि नहीं म्यूचुअल फंड लेने के लिए? मुझे आपकी आवाज नहीं आई वीर जी, क्या कहेंगे फिर से? इसके लिए मुझे डिमैट अकाउंट खोलने की जरूरत है? नहीं खोलने की जरूरत नहीं है, नहीं, आप बिना डिमैट के भी निवेश शुरू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले दर्शक का सवाल उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए पूछा तो है, लेकिन हमारे साथ फोन लाइन पर है नहीं। हर्ष, आपके पास होगा इनका सवाल, देव प्रसाद का। इनको 15 साल में बनना है करोड़पति, ठीक है, और इन्होंने एक्सिस ब्लू चिप, आईसीआईसीआई प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कोटक फ्लेक्सी कैप और निपॉन इंडिया लार्ज कैप में पैसे लगाए हुए हैं। तो अब जितना ये निवेश कर रहे हैं उसकी जानकारी तो इन्होंने हमें दी नहीं है, लेकिन बहरहाल 5 करोड़ के लिए एक रफ कैलकुलेशन की जाए हर्ष, तो कितना निवेश करना होगा हर महीना? वेल, अगर हम कविता अगर 14% का 15 साल के ऊपर एसआईपी रिटर्न अगर हम देखते हैं और ये देखते हैं कि इन्हें टोटल मिला के 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो इन्हें महीने का इन्वेस्टमेंट करीबन 85,000 रुपीज करना होगा, तब जाके 15 साल बाद ये जो इनकी टारगेटेड कॉर्पस ऑफ 5 करोड़ है वो इकट्ठा हो पाएगा। तो ये ऑफकोर्स एक असम्पशन लिया है हमने कि 14% एनुअलाइज सीएजीआर रिटर्न देखा है हमने। ये ऑब्वियसली हर साल 14% नहीं होगा, कई साल में ऊपर जाता है मार्केट, नीचे होता है। ऑन एन एवरेज कंपाउंडेड रिटर्न देखें, अगर हम 14% देखते हैं तो 85,000 पर मंथ करना होगा। जो इनका पोर्टफोलियो है इसमें थोड़े बदलाव करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा। एक ऑफकोर्स ये जो एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है, ये दोनों फंड वो रिटेन कर सकते हैं। एक लार्ज कैप है और एक फ्लेक्सी कैप है, तो ये दोनों वो डेफिनेटली रिटेन कर सकते हैं। मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने आईसीआईसीआई प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो बहुत कॉन्शियसली सोच के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अगर इन्वेस्ट किया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मान लीजिए थीमेटिक या सेक्टर फंड्स में तब इन्वेस्ट करते हैं जब आप खुद इसे ट्रैक कर पाते हैं। तो अगर कॉन्शियसली इन्होंने डिसीजन लिया है कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में बनना है, तो ये पर्टिकुलर सेक्टर फंड की कैटेगरी में आईसीआईसीआई एक अच्छा फंड है, उसमें बने रह सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कई इन्वेस्टर्स होते हैं जो पुराने कोई पास्ट रिटर्न देख के या किसी के कहने पे इन्वेस्ट करते हैं, अगर वैसी कोई सिचुएशन है जहां पे खुद इसे ट्रैक नहीं कर रहे हैं, तो मेरा सुझाव होगा कि ये मल्टी कैप फंड लें तो बेटर होगा, क्योंकि इसमें जो लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप का जो एलोकेशन है प्लस एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएशन अप्रोच होता है, वो बेटर है फॉर अ लेमैन इन्वेस्टर। अगर ये मल्टी कैप लेना चाहते हैं तो इन्हें सिर्फ एक काम करना है, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, तो इन्हें रिडेम्पशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आईसीआईसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से ये स्विच रिक्वेस्ट दे देंगे तो ये मल्टी कैप फंड में चला जाएगा। लार्ज कैप फंड एक इनके पास है निपॉन लार्ज कैप, जैसे मैंने कहा एक्सिस ब्लू चिप ये रिटेन कर रहे हैं, तो 2 लार्ज कैप फंड रख के कोई मीनिंग नहीं है। तो एक लार्ज कैप फंड की जगह पे ये निपॉन लार्ज कैप को बंद करें और एक इंटरनेशनल फंड पोर्टफोलियो में जोड़े, ताकि इन्हें यूएस मार्केट की तरफ भी इनका इन्वेस्टमेंट होगा, तो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अगर ये डाइवर्सिफाइड इंडेक्स लेना चाहते हैं इंटरनेशनली तो S&P 500 है, या अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो नैस्डैक 100। तो दोनों मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ऑफर करता है, तो S&P 500 इंडेक्स फंड है या मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100, इन दोनों में से खुद चुनाव कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक तुहीन चक्रवर्ती हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। तुहीन जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर, आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है और आपने काफ़ी डिटेल तरीके से अपने पोर्टफोलियो की जानकारी भी हमें दे रखी है। मुझे ये बताएं कि आप ये 2018, 2020 और 2021 आपने इन 2018 से शुरू कर रखा है निवेश, वो रोका नहीं होगा ना अब तक? नहीं, कोई रोका नहीं, सब चल रहा है। ठीक है, और सभी फंड्स आपके रिटायरमेंट के लिए हैं? हाँ, सभी फंड्स रिटायरमेंट के लिए हैं। ऑलराइट, अर्नव जी, क्या आपको इनके पोर्टफोलियो में ओवर डिवर्सिफिकेशन का कोई केस लगता है? नहीं, अगर हम इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो देखें, अमाउंट इन्वेस्टेड 20,000 पर मंथ है, पर फंड्स थोड़े ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से
एक चीज तो उनको ये करनी चाहिए कि जो वो प्लान कर रहे हैं कि जनवरी 22 से एक नया फंड जोड़ दे, तो वो नया फंड ना जोड़े। दूसरी बात ये है कि इसमें से एक स्पेसिफिक जो थीमेटिक फंड है जो टाटा का है, डिजिटल फंड, मेरे हिसाब से उनको भी इसमें से थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये प्रकार की थीम अगर आप लेके चलते हैं तो आपको कॉन्स्टेंटली इसको मॉनिटर करना पड़ता है और इसमें काफी एग्रेसिवली चेंजेस भी आपको अपने पोर्टफोलियो में करने पड़ते हैं, क्योंकि ये थीमेटिक थीम्स फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम चलती है। तो अगर ये नहीं कर सकते हैं इस प्रकार का एक्टिव मॉनिटरिंग और क्विक चेंजेस, तो ये थीमेटिक फंड से भी निकल सकते हैं। और तीसरी बात इनके पोर्टफोलियो में वही है कि एक ही फंड हाउस के काफी सारे फंड है, तो ये थोड़ा कम कर दे, क्योंकि जैसे हमने अभी बात की थी कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क सिर्फ एक ही फंड हाउस में इतना सारा रखना ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उसके इम्प्लीकेशंस अच्छे ड्यूरिंग गुड टाइम्स हो सकते हैं, लेकिन जब वो परफॉर्म नहीं करता तो उसका इम्पैक्ट भी आ सकता है। तो इसीलिए इनके जो ABSL के मिड कैप और जो स्मॉल कैप फंड है वो कैटेगरी सेम रखे, यानी कि मिड कैप की अमाउंट मिड कैप में ही रखे, स्मॉल कैप की अमाउंट स्मॉल कैप में ही रखे, लेकिन सिर्फ फंड हाउस बदल दे। तो ABSL मिड कैप की जगह पे वो कोटक इमर्जिंग इक्विटीज की तरफ जा सकते हैं और स्मॉल कैप की जगह पर एक्सिस स्मॉल कैप में जा सकते हैं। तो ये अगर वो चेंजेस करते हैं तो उनके पोर्टफोलियो में अलग प्रकार से हर तरफ से एक बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार के मार्केट कैप्स में इनका इन्वेस्टमेंट होगा। इसके साथ ही इनको अगर देखना है कि एक और चीज इन्होंने जो बताई है कि इनके पास एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, जो एक हर साल के गोल के लिए 48,000 या 40,000 वो इकट्ठा कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस प्रकार का गोल अगर सिर्फ आपका एक साल दूर हो तो आपको बैलेंस एडवांटेज फंड एज अ कैटेगरी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर फंड मैनेजर डायनामिकली इक्विटी और डेट में मूव करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आपको पैसे हर साल चाहिए, तो जब आपको चाहिए तब ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस इन द इक्विटी मार्केट शायद वो आपको अचीव ना हो। तो इस प्रकार के एनुअल गोल के लिए मेरे हिसाब से इनको एक डेट फंड का इस्तेमाल करना चाहिए, और वो भी एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म डेट फंड का अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनके गोल अचीव करने की, यानी कि उस समय पैसा मिलने की सर्टेनिटी बढ़ जाती है। तो ये सब इस प्रकार के छोटे बदलाव करते हैं तो मेरे हिसाब से इनके पोर्टफोलियो में सही प्रकार का बैलेंस आ जाएगा। चलिए तुहिन जी, कोई सवाल और पूछना चाहते हैं आप? चलिए, फोन लाइन पर नहीं है हमारे साथ, लेकिन अगर आप कोई भी फंड का या बदलाव का नहीं समझ पाए हैं एंगल, तो फिर आप ये शो यूट्यूब पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप मनी मंत्रा ढूंढिएगा और आपको शो मिल जाएंगे। संतोष कुमार हमारे दर्शक क्या फोन लाइन पर हैं? आपने 4 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं 20 साल में रिटायरमेंट को लेकर, है ना? जी हाँ मैम, मेरा पर्पज रिटायरमेंट प्लानिंग ही है और पिछले 5 सालों से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ये 7 सालों से पोर्टफोलियो मैंने भेज रखा है, क्योंकि मेरा टैक्स पर्पज भी है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। और 7 मतलब 7 इयर्स ना? हाँ मैम। हेलो जी जी। हाँ, तो मेरे दो इसमें टैक्स ELSS फंड है, एक्सिस और ABSL। चलिए, यहाँ पर कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन जैसा कि ये कह रहे थे इनके पास एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी और ABSL का टैक्स रिलीफ फंड है हर्ष, और निपॉन स्मॉल कैप है, और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है, SBI का बैंकिंग फाइनेंशियल भी है। मेरे ख्याल से इनके पोर्टफोलियो में हमें बहुत सुधार की ज़रूरत होगी। इन्होंने अपने लिए किसी भी तरह का लार्ज कैप, इनफैक्ट फ्लेक्सी कैप भी नहीं, इन्होंने एक सेक्टर फंड डाल रखा है। कहाँ से सलाह ली है मुझे नहीं पता, लेकिन इसको और ठीक किया जा सकता है। हर समय इनके पास काफी ज्यादा है, निवेश को ये बढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। रिटायरमेंट के लिए इन्होंने पूरा ये पोर्टफोलियो बना रखा है। कौन से नए फंड डालने होंगे ये बताएं। कविता, शुरू करते हैं। जो इनका टारगेट है कि 20 साल में इन्हें 4 करोड़ रुपए चाहिए, तो 20,000 ये जो अभी महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे पूरी रकम नहीं एक्यूमुलेट कर पाएंगे।
हम जो अनुमान लगाते हैं कि मान लीजिए 14% आसपास लॉन्ग टर्म रिटर्न मिले, तो इन्हें 30 या 35 हजार रुपए हर महीने के करने होंगे। तो आपने सही कहा कि या ऑफकोर्स आगे जाते हुए आज जितना कर पाते हैं ठीक है, लेकिन आगे जाते हुए इन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ा के 30-35 हजार तक लाएंगे, तब जाके इनका कॉर्पस जो ये चाहते हैं वो इकट्ठा हो पाएगा। अगर हम पोर्टफोलियो पे आते हैं तो इनके पोर्टफोलियो में जो 2 स्कीम्स वो रिटेन कर सकते हैं वो है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। और ये जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है एसबीआई का, ये एक थीमेटिक फंड है। तो अगर इन्हें ये थीम में इन्वेस्ट करना है और कॉन्शियसली इन्होंने ये स्कीम चूज की है, तब ये कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं कमेंट करना चाहूंगा इनकी एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड पे, जो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। अगर हम देखें, इनके पास एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, दोनों एक ही फंड हाउस के हैं। और अगर हम फंड मैनेजर देखें तो फंड मैनेजर भी सेम है, जिनेश गुपानी, जो ये दोनों फंड मैनेज करते हैं। अगर एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखेंगे या फिलॉसफी फंड हाउस की देखेंगे तो लगभग एक जैसी बराबर होगी। नो डाउट एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एक अच्छा लार्ज एंड मिड कैप फंड है, लेकिन ओनली फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन और नॉट टू हैव एक फंड हाउस कॉन्सेंट्रेशन या फंड मैनेजर कॉन्सेंट्रेशन, मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि एक कैनरा रेबेको की इमर्जिंग इक्विटीज फंड में इन्वेस्ट करें, जो एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का है। ये एक चेंज जो मैं बता रहा हूँ और कारण भी बता रहा हूँ, ये नहीं कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अच्छा फंड नहीं है, सिर्फ क्योंकि इनके पास सेम फंड मैनेजर सेम फंड हाउस की दूसरी स्कीम है, तब हम ये बदलाव करने की बात कर रहे हैं। जो स्मॉल कैप फंड इनके पास है, एक निकॉन स्मॉल कैप फंड है। लुक, मैंने हमेशा से कहा है कि एक प्योर स्मॉल कैप फंड मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि स्मॉल कैप में जब भी इन्वेस्ट करें तो फंड मैनेजर के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि जो अच्छी कंपनी है उन्हीं को चेरी पिक करे। अगर आप एक प्योर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड का मैंडेट है कि 65% ऑफ द AUM हैज टू बी इन्वेस्टेड इन स्मॉल कैप। अगर उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है नहीं है तो भी उन्हें डिप्लॉय करना होगा। तो स्मॉल कैप एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें पिक एंड चूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि कंपल्सिव बेस पे। तो मैं इन्हें सुझाव दूंगा कि ये एक निपॉन स्मॉल कैप फंड अगर बंद करें और उसकी जगह पे एक फ्लेक्सी कैप फंड या तो एक मल्टी कैप फंड जोड़े, जिसमें स्मॉल कैप भी आ सकता है लेकिन बहुत सिलेक्टिवली आएगा। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है जो वो ले सकते हैं, जिसमें एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी इन्हें ऑटोमेटिकली मिल जाता है। और अगर मल्टी कैप फंड की बात करें तो मल्टी कैप में ICICI अप्रूव मल्टी कैप या ABSL का मल्टी कैप फंड, इनमें से कोई भी एक चूज करें। खाली इस बात में फिर से दोहरा लूं, स्मॉल कैप फंड जो निपॉन है इसकी जगह पे या तो एक फ्लेक्सी कैप फंड ले या तो एक मल्टी कैप, और दोनों में ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। अगर इन्हें स्मॉल कैप फंड में ही रहना है, ये भी इनका एक कॉन्शियस डिसीजन है कि नहीं मुझे स्मॉल कैप फंड ही चाहिए, शिफ्ट नहीं करना है, तो निपॉन स्मॉल कैप की जगह पे आप SBI स्मॉल कैप ले लें। बस ये जो बदलाव है जो मैं अभी सजेस्ट कर रहा हूँ, यही इन्हें करना है। ऑलराइट, चलिए क्या क्या बदलाव करने हैं वो बता दिए गए हैं। निवेश को बढ़ाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, वरना आपका लक्ष्य आप अचीव नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ शो को समाप्त करना होगा। कुछ सवाल हैं जो रह गए हैं लेकिन उनको अगली पेशकश में हम शामिल करेंगे। अर्नब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हर्ष आपका भी, दर्शकों को गाइड करने के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर और आर्थिक आज़ादी की ओर उन्हें ले जाने के लिए। मुझे मनी मंत्रा में इजाजत दें, लेकिन आप ये शो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख सकते हैं, चैनल के YouTube, फेसबुक और ट्विटर पर भी, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जहां पर अपने सवाल भेजिएगा अपने नाम और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। नमस्कार।